हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पादप में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, जो पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आज पढ़ेंगे हम लोग साइटोकाइनिन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स को काइनिन्स भी कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन पर कार्य करते हैं तथा कोशिका दीर्घाकरण पर नगण्य प्रभाव रखते हैं। कोशिका का जो दीर्घाकरण होता है वो इनॉगेशन होता है, उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं रहते या फिर अप्रभावी होते हैं। इनकी खोजें कितने की थी? तो स्कूप ने सबसे पहले कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में संवर्धन में प्रमाणित किया। दूसरा है, मिलर ने अपनी पहली बार में साइटोकाइनिन के रवे का पृथक्करण ईस्ट के डीएनए युक्त पदार्थ से किया। फिर स्कूग ने ही सन 1955 में ऐसे पदार्थ के लिए क्या नाम दिया? काइनेटिन शब्द का नाम प्रस्तावित किया। लीथम ने साइटोकाइनिन शब्द दिया, क्योंकि काइनेटिन कोशिका विभाजन की क्रिया को सक्रियता, जो काइनेटिन होता है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन को एक्टिव करता था। प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन की उपस्थिति को तरुण मक्का के दानों में प्रमाणित किया। सामान्य साइटोकाइनिन क्या होता है? अब तक के 18 प्रकार के साइटोकाइनिन हमको मिल चुके हैं, हम जान चुके हैं उनके बारे में, जिसमें से ये पौधे तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक उपलब्धता जो होती है सक्रिय विभाजन करने वाले उत्तकों में होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण साइटोकाइनिन कौन कौन से हैं? तो पहला है काइनेटिन, दूसरा है 6 बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, तीसरा है N6 आइसोपेंटाइल प्यूरिन। यह है साइटोकाइनिन्स। क्लियर? प्रकार्यात्मक महत्व या फिर साइटोकाइनिन के कार्य। इनका कार्य का क्या होता है? देखो, ये जो अम्ल होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ाते हैं। साइटोकाइनिन की जो कार्य विधि है उसका अध्ययन बहुत विस्तृत मात्रा में अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उनके कार्य प्रक्रिया का मतलब उनका कार्य जो है वो ज्ञात है। कुछ कार्य जो है वो ज्ञात है, जो यहाँ पे बताई गई है। जैसे कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की क्रिया को बढ़ाता है तथा यह कोशिका विभाजन कारक की तरह कार्य करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में यह कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करता है। ऑक्सिन अगर प्रेजेंट होता है तो ये कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करता है। फिर है कोशिका दीर्घाकरण, या बीज पत्र तथा पत्ती डिस्क के कोशिका के दीर्घाकरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। फिर तीसरा है पादप उत्तक संवर्धन। ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की उपस्थिति का अनुपात जो होता है वो पौधों में जड़ तथा तना के विकास को निर्धारित करता है, जिसके कारण इसका उपयोग उत्तक संवर्धन में अत्यधिक किया जाता है। किसमें किया जाता है? उत्तक संवर्धन में अत्यधिक किया जाता है। ज्यादा मात्रा में ऑक्सिन जो होते हैं वो तथा कम मात्रा में साइटोकाइनिन की उपस्थिति क्या होती है? जड़ का विकास करती है। अगर बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में ऑक्सिन उपस्थित होंगे और कम मात्रा में साइटोकाइनिन एक साथ उपस्थित होते हैं, जड़ का विकास होता है। जबकि विपरीत परिस्थिति में दोनों की उपस्थिति जो होती है प्ररोह कलिका के विकास को बढ़ाती है। मतलब एग्जैक्ट उल्टा कर देखेंगे तो साइटोकाइनिन अधिक और ऑक्सिन कम होगा तो प्ररोह कलिका का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है आपका शीर्ष प्रमुखता विरोध। साइटोकाइनिन के उपयोग से पार्श्वीय कलिकाओं को जल और विलेय अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं, है ना। काउंट्रेशन ऑफ एपिकल डोमिन, ठीक है, डोमिनेंट। शीर्ष प्रमुखता विरोध। साइटोकाइनिन का उपयोग जो होता है वो पार्श्व कलिकाओं को जल और विलेय अधिक मात्रा में मिलने वाले के फलस्वरूप क्या होता है? शीर्षस्थ कलिका जो होती है उसकी उपस्थिति में भी इनकी वृद्धि होती है। इस तरह साइटोकाइनिन जो होता है वो शीर्ष की स्थिति के असर को कम कर देता है। फिर जीर्णता में विलंब, डिले इन सेक्सेंसेंस। साइटोकाइनिन का अनुप्रयोग जो होता है वो जीर्णावस्था को कुछ समयांतराल के लिए रोक देता है। मतलब जो बुढ़ापा आता रहता है पादप में उसको रोक देता है। इसके अनुप्रयोग से फल पत्ती विलगन को रोका जा सकता है। मतलब फल और पत्ती जो अनुचित समय में झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको रोक सकते हैं। प्रोटीन का नष्ट होना और क्लोरोफिल का विलोपन भी ये दोनों क्रियाओं के उपयोग से रुक जाती है तथा इसके कारण पत्तियां जो है बहुत समय तक हरी तथा ताजी बनी रहती है। साइटोकाइनिन के कारण होने वाले जो जीर्णता होती है, विलंब की प्रक्रिया का अध्ययन रिचमंड एवं लैंग ने किया। इसलिए जीर्णता में साइटोकाइनिन के कारण होने वाले विलंब को क्या बोलते हैं? रिचमंड एवं लैंग प्रभाव कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, या रोगों के विरुद्ध पौधों में प्रतिरोधी क्षमता तथा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम को उद्दीपित करता है। साइटोकाइनिन का सारांश। साइटोकाइनिन का सारांश क्या होता है कि उसका पूर्व उत्पाद कौन कौन से? तो निक्लिक अम्ल, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट तथा मेवोलानिक अम्ल। साइटोकाइनिन का उपयोग है जीर्णावस्था की समाप्ति, सेल्फ लाइफ में वृद्धि, उत्तक संवर्धन और रोग प्रतिरोधकता में बढ़ावा, है ना, रेसिस्टेंस। संश्लेषण स्थल है मूलाग्र, शिशुफल और वृद्धिशील प्ररोह कलिका। अगर कार्य देखेंगे तो पत्तियों में वृद्धि होती है, प्ररोह में वृद्धि होती है ना, कोशिका विभाजन होती है, विभेदन होती है और जीर्णावस्था में विलंबन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रसुप्ति को दूर करना। जिब्रेलिन की तरह यह हार्मोन के बीजों में प्रसुप्ति के भाग को जो होता है वो सहायक होता है। इस तरह यह साइटोकाइनिन के प्रयोग द्वारा बीजों को अंकुरित कराया जा सकता है। नेक्स्ट है पुष्पन का समारंभन। पुष्पन के लिए साइटोकाइनिन जो होता है वो लघु दिवसीय पौधों में प्रभावी होता है। पौधों में यह प्रकाश अवधि की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात का उत्तक संवर्धन में महत्व।
फिर है नेक्स्ट आपका एथिलीन। वह यह गैसीय पादप हार्मोन है जिसकी उपस्थिति से फलों में परिपक्वन तथा पत्तियों में विलेगन को निर्धारित करती है, एथिलीन कहलाती है। महत्वपूर्ण खोजी कौन कौन से, तो नेल्जुबो ने अपने प्रयोगों के क्रम में पाया कि एथिलीन जो है वो एथिलीन गैस जो होता है वो जड़ों में उपस्थित होता है और अनुवर्ती गति ट्रॉपिक रिस्पॉन्स को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक जो रिस्पॉन्स होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं। डैनी ने पता लगाया कि एथिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक होता है। जिमरमैन तथा उनके सहयोगियों ने पता लगाया कि यह पर्ण विलगन को अभिप्रेरित करती है, पर्ण विलेगन जो होता है उसको अभिप्रेरित करती है। गेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि एथिलीन को पके फलों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित पाया जाता है। इसे वियोजित किया। क्रॉकर एवं उनके सहयोगियों ने भी एथिलीन का पादप हार्मोन के रूप में उपस्थिति की जानकारी दी। एथिलीन की उपस्थिति जो है वो संरचनात्मक सूत्र अगर देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH होता है, या पुष्पों पत्तियों तथा परिपक्व हो रहे फलों में संश्लेषित होता है, या मिथियोनाइन नामक अमीनो अम्ल से संश्लेषित होता है। प्रकार्यात्मक महत्व और एथिलीन के कार्य। कोशिकाओं का क्षैतिज फैलाव जो होता है यह तना के दीर्घाकरण पर निरोधक प्रभाव डालता है, परंतु उसके कोशिकाओं में क्षैतिज फैलाव को बढ़ाता है। ये क्या कहता है, जो कोशिका होता है उसका क्षैतिज फैलाव मतलब साइड से फैलाव को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो तना होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है। फलों का पकना, फलों के परिपक्वन के समय जो और परिवर्तन होते रहते हैं उसको निर्धारित करता है। ये जो हार्मोन है बहुत सहायक है फलों के पकाने में। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एथिलीन होता है पौधे के तने में अगर बनता है तो वह विसरित होकर फलों को पकाता है। फलों को पकने के लिए पहले ही ये फलों में स्थानांतरित हो जाता है। स्लिप रोग। इथिलीन खिले हुए पुष्पों के दलों में अंतर्वलन जो इनरोलिंग होता है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। दलों की अंतर्वलन स्लिप रोग कहलाती है। प्रसुप्ति की समाप्ति या संचयन अंगों की प्रसुप्ति को समाप्त करता है। जो संचयन अंग होते हैं उसकी प्रसुप्ति को समाप्त करता है। इसे प्रकंद, घन कंद आदि को अंकुरित करने में मदद करता है। फिर है जड़ प्रवर्तन। कम मात्रा में होने पर इथिलीन जड़ प्रवर्तन में पार्श्व जड़ों की वृद्धि एवं मूल रोगों के विकास के लिए सहायक होता है। फिर नेक्स्ट है आपका लिंग अभिव्यक्ति या हार्मोन। खीरा, भांग, पपीता जैसे पौधों में मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है तथा नर पुष्प की संख्या को कम करता है। फिर है एपिनेस्टी का अभिप्रेरण। यह हार्मोन एपिनेस्टी ऊपरी सतह पर निचली सतह की तुलना में अधिक वृद्धि को अभिप्रेरित करता है। इसके कारण पत्तियों में कुंचन की क्रिया होती है। फिर है जीर्णता। यह पत्तियों एवं फूलों के जीर्णता को गति प्रदान करता है। विलिगन। यह पत्तियों, पुष्पों, फलों में विलिगन स्तर के निर्माण को उत्तेजित कर बढ़ा देता है। इसके कारण पत्तियों, पुष्पों एवं फलों में विलिगन की क्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। इथिलीन का जो उपयोग होता है वो फल परिपक्वन में विलिगन एवं छटनीकरण में, फलों की वृद्धि में और संग्रहित अंगों के कलिका निर्माण में। इथिलीन का जो पूर्व उत्पाद है वो मिथियोनिन में होता है। संश्लेषण स्थल है परिपक्व फल और परिपक्व पत्तियां। कार्य देखेंगे तो इसकी क्षैतिज वृद्धि होती है, जीर्णता में वृद्धि होती है, पार्श्व जड़ तथा रोम निर्माण होता है, फिर प्रसुप्ति निवारण होता है और मादापन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका एसिसिक अम्ल। एसिसिक अम्ल जो होता है वो वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, मतलब वृद्धि को कम करने में कार्य करता है, ठीक है, तथा प्रसुप्ति एवं विलिगन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह सूखा, जल क्रांति आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इसका खोज किसने किया था, तो हैम्बर्ग ने सर्वप्रथम वृद्धि निरोधक पदार्थों के पौधों में होने की बात कही, परंतु ये इसे आइसोलेट कर पाने में सफल नहीं हुए, मतलब आइसोलेट मतलब वियोजित कर पाने में, बताने में। कार्न्स एवं एडिकॉट ने पाया कि एक्सिसिन 2 नामक यौगिक जो है वो कपास के फल में विलगन को निर्धारित करता है। वेरिन एवं कार्नफोर्थ नामक वैज्ञानिक ने और डॉर्मिन नामक यौगिक को खोजा तथा वियोजित किया और पाया कि यह यौगिक जो है प्रसुप्ति को अभिप्रेरित करता है। यह एबिसिसिक अम्ल का सूत्र। बहुत सारे खोज हुए है ना, उससे क्या हुआ, दोनों के लिए नाम एबिसिसिक अम्ल नाम दिया गया। उपस्थिति या पौधों के अनेक भागों और पत्तियों, फलों, बीजों में संश्लेषित होता है, परंतु मुख्य रूप से हरी कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो हरी कोशिकाएं होती हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका जो निर्माण है वो जैंथोफिल से होता है या फ्लोएम द्वारा संवाहित होकर पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। अगर इसका कार्यात्मक महत्व देखेंगे तो इसके कार्य क्या होते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन क्रियाशीलता के नाम से जाना जाता है। जो स्ट्रेस हार्मोन को पानी की कमी हो जाती है तो यह रंध्रों को बंद कर देता है, अर्थात यह वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। जल की उपलब्धता पर इसका सांद्रण जो है कोशिका में कम रहता है, लेकिन पानी की कमी होने पर रक्षक कोशिका में इसका सांद्रण बढ़ जाता है। एबिसिसिक अम्ल सांद्रता वाले घोल को छिड़काव अगर पत्तियों पर किया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर अत्यंत कम हो जाती है। पत्तियों में विलगन। एबिसिसिक अम्ल की अधिक मात्रा होने पर पत्तियों और प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। इससे पत्तियों में जीर्णता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विलगन जो होता है उसका
विलगन की क्रिया होती है। कलियों और बीजों की प्रसुप्ति, सर्द मौसम के आगमन और एबिसिसिक अम्ल कलियों में वृद्धि रोक देता है। इसके फलस्वरूप बीजों में प्रसुप्ति का भी प्रेरण होता है तथा इनका अंकुरण नहीं हो पाता। इस प्रसूति को जिब्रेलिन के प्रभाव के नाम से जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट आपका पुष्पन। कुछ लघु दिवसीय पौधे जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, इसमें अभिषेचिक अम्ल की सांद्रता जो होती है पुष्पन में मदद करती है, जबकि दीर्घ दिवसीय पौधों में क्या होता है, यह पुष्पन को रोक देता है। फिर है बीजों में अंकुरण का संदमन। एबिसिसिक अम्ल जो होता है माइलेज एंजाइम के संश्लेषण को अवरुद्ध करता है, जिसके कारण अनाजों के बीजों का अंकुरण रुक जाता है। इस प्रकार यह जिब्रेलिन के प्रभाव के प्रतिकूल कार्य करता है तथा जिब्रेलिन विरोधी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर है कैम्बियम की निष्क्रियता। एबिसिसिक अम्ल के निर्माण से कैम्बियम की सक्रियता जो होती है वो रुक जाती है एवं कैम्बियम कोशिका के विभाजन नहीं हो पाता है। विलगन वह प्रक्रिया है जिसमें पादप की पत्तियां, फूल, फल तथा दूसरे अन्य भाग जो होते हैं वो निश्चित समय तक पादप से जुड़े रहते हैं। उसके पश्चात वो पादप से अपने आप ही गिर जाते हैं। गिरने से पहले वाला जो विलगन होता है उसको क्या बोलते हैं, जीर्णावस्था से गुजरता है। विलगन की क्रिया अंग तथा पादप के बीच एक विशेष परत बन जाने के कारण होती है। इस परत को क्या बोलते हैं, विलगन परत कहते हैं। एबिसिसिक अम्ल का उपयोग और इसका सारांश यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एबिसिसिक अम्ल तथा जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स में अंतर। साइटोकाइनिन्स को जिब्रेलिन भी बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एबिसिसिक अम्ल जो होता है यह वृद्धि निरोधित करता है और जबकि जिब्रेलिन जो होता है वो वृद्धि को बढ़ाता है। एबिसिसिक जो होता है वो बीज कलिका ट्यूबर में प्रसुप्तावस्था को बढ़ाता है, जबकि जिब्रेलिन होता है वो कलिका ट्यूबर में प्रसुप्तावस्था को समाप्त करता है। एबिसिसिक अम्ल जो होता है वो पुष्पों एवं फलों में विलगन का कार्य करता है, जबकि यह विलगन नहीं, विकास को बढ़ाता है। यह रंध्रों को बंद करने में सहायक होता है, जबकि जिब्रेलिन रंध्रों को खोलने में सहायक होता है। एबिसिसिक जो होता है आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया को घटाता है, जबकि जिब्रेलिन जो है वो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। एबिसिसिक जो होता है वो कुछ कुल दिवसीय पौधों में पुष्पन को अभिप्रेरित करता है, जबकि जिब्रेलिन साइटोकाइनिन जो होता है वो दीर्घ दिवसीय पौधों में पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। एबिसिसिक जो होता है ये एमाइलेज एंजाइम के संश्लेषण की प्रक्रिया को निरोधित करता है, जबकि जिब्रेलिन जो होता है एमाइलेज एंजाइम के संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। एबिसिसिक अम्ल जो होता है यह पर्ण जीर्णता को बढ़ाता है और जिब्रेलिन जो होता है यह पर्ण जीर्णता को निरोधित करता है। फिर है वसंतीकरण। अधिकांश जो पौधे होते हैं, बहुत सारे पादप जो होते हैं शरद ऋतु के निम्न तापक्रम में अनावृत रहने के पश्चात ही समुचित दीप्तिकालिता के अनावरण को पुष्पन हेतु अभिप्रेरण हेतु ग्रहण करते हैं। जो निम्न ताप होता है मतलब शरद ऋतु जो होता है ठंडी का दिन, ठीक है, इसमें क्या होता है जो निम्न ताप होता है, कम तापमान होगा तो क्या होता है जिसके अधिशोषित जो बीज होते हैं, इनहिबिटेड जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, अंकुरित हो रहे पौधे या कलिकाओं को उपचारित किया जाए तो वह समय से पहले ही पुष्पन की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। जो शीत शरद ऋतु जो होता है उसमें क्या कहते हैं, इनहिबिटेड जो बीज होता है, अधिशोषित जो बीज होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग उपचार के फलस्वरूप लगाएंगे, है ना, उसमें काम करेंगे तो वह समय से ही पुष्पन, समय से पहले क्या कहता है, पुष्पन को प्रदर्शित करता है, उसको वसंतीकरण कहते हैं। सबसे पहले क्लिपर्ट नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। इन्होंने देखा कि शरद में धान्य पौधे जो कि जाड़े में लगाए जाते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में जाकर खिलते हैं, तो इनके बीज जो होते हैं वो निम्न ताप पर उपचारित होता है, तो समय से पहले वसंत में लगाने पर पुष्पन प्रदर्शित करने लगता है। इस खोज के क्रम में हेनमेन नामक वैज्ञानिक ने द्विवर्षीय किस्म के बीजों को 10 दिन तक निम्न ताप पर उपचारित किया। उसके बाद उसी ऋतु में खिलने लगा, अर्थात द्विवर्षीय पौधों को इस प्रकार का एक वर्षीय पौधों में परिवर्तित किया जा सकता है। लाइसेंको नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रक्रिया वर्निलाइजेशन शब्द दिया, ठीक है। वसंतीकरण की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक अभिप्रेरण गेहूं, जई, राई, मटर, गुले, दाऊदी, चुकंदर, गोभी आदि में किया जाता है। निम्न ताप के उपचार के समय निम्न ताप उद्दीपकों को ग्रहण सामान्यतः शिशु प्ररोहाग्र प्लूमुल जो होता है उसके प्रांकुर के शीर्ष में किया जाता है। उसका जो प्रांकुर होता है ऊपर जो उठता रहता है उसके शीर्ष पर किया जाता है। वेलेंस्की ने प्रयोगों के क्रम में पाया कि सभी विभाज्यतक इसके ग्रहण की क्षमता रखते हैं। उच्च ताप उपचार या उसकी स्थिति में वसंतीकरण का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, डीवर्निलाइजेशन कहते हैं और वसंतीकरण विरूपण कहते हैं। इसे पुनः अत्यधिक निम्न ताप पर उपचार से समाप्त किया जा सकता है। पूर्विस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि वसंतीकरण जो है वो पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन का
क्या करता है, प्रिकॉशर बनाता है। इसके अनुसार प्रायः निम्न ताप उपचार के कारण यौगिक ए से यौगिक ए बी बनता है। क्या होता है, यौगिक ए से यौगिक बी बनता है। यदि निम्न ताप उपचार के बाद पुनः तापमान कम ही रखा जाता है तो बी से डी प्रकार के यौगिक भी बनता है तथा डी संभवतः फ्लोरेजेन को संश्लेषित करने में सहायक होता है। यदि वसंतीकरण के पश्चात जब उच्च ताप दिया जाता है, तो वसंतीकरण जब हो जाता है उसके बाद उच्च ताप दिया जाता है तो बी बदलकर सी में परिणत हो जाता है, जो निम्न ताप उपचार के पश्चात बनने वाले पुष्पन को अभिप्रेरित करने वाले पदार्थ को समाप्त कर देता है। वसंतीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। फिर है मेल्चर्स नामक वैज्ञानिक। निम्न ताप के कारण संश्लेषित होने वाले हार्मोन्स को वर्नेलिन कहा था। उसके अनुसार यह हार्मोन जो होता है परोक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से सेफेलोरिजेन के संश्लेषण को अभिप्रेरित करता है। लेकिन आज जो वर्नालिन का वियोजन नहीं किया जा सकता है, इवेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया, इवेंस जो नाम वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि वसंतीकरण का प्रभाव जो होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला जो होता है वो शीर्ष विभाज्योतक में होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम में होता है उसमें दिखाई देता है, उसको उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण जिब्रेलिन का संश्लेषण होने लगता है। तथा दूसरा जो चरण होता है वो जिब्रेलिन से उसके मिश्रण के कारण पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। ठीक है। फिर वसंतीकरण का महत्व। वसंतीकरण का अभिप्रेरण पौधों के वृद्धि काल को कम करता है, इसके कारण उपज में वृद्धि पाई जाती है। वसंतीकरण के कारण रोगों से लड़ने की दर में कमी आती है। जो वसंतीकरण होता है उससे कारण क्या होता है, जो रोग होते हैं उससे लड़ने की दर में कमी आती है। वसंतीकरण से क्या होता है, बीजों के उत्पन्न होने वाले पौधों में शुष्क रोधीपन के गुण का भी अभिप्रेरण हो जाता है। वसंतीकरण का ज़्यादातर उपयोग जो है वो शरदकालीन एवं द्विवर्षीय पौधों में जीवनावधि को पुष्पन के परिप्रेक्ष्य में कम करने के लिए किया जाता है। फिर है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है आपका फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो होता है वो एक वर्णक होता है, कलर होता है, रंग होता है, जो पत्तियों की कोशिकाओं और झिल्लियों से संबंधित होता है, जो क्रोमेटोफोर प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये प्रोटीन वर्णक होता है। ये क्या होता है, जो क्रोमेटोफोर प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन वर्णक कहते हैं। यह सभी पुष्पीय पौधों में पाया जाता है। यह पुष्पन की क्रिया होता है उसको अभिप्रेरित करता है। चेलाख्यान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि फाइटोक्रोम जो है विशिष्ट वर्णक है, जो कि लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। और इसकी रासायनिक जो संरचना होती है उसके अनुसार केजलेजन का मानना है कि फाइटोक्रोम वह पदार्थ है जिसमें खुला चैन वाला टेट्रापायरोल, फाइटोक्रोम जो है उसमें खुला चैन वाला टेट्रापायरोल पाया जाता है, जिसका क्रोमेटोफोर भाग प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। जो क्रोमेटोफोर भाग होता है वो कहाँ से घिरा रहता है, क्रोमेटिन से घिरा रहता है। गार्डनर एवं एलॉर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो छोटे दिन वाले पौधे होते हैं वो अंधकार में क्या करते हैं, लाल प्रकाश के लिए कुछ समय के लिए अनावरित करने पर उसमें पुष्पन की क्रिया रुक जाती है। यदि इस पौधे को तुरंत दूरस्थ लाल प्रकाश में अनावरित में रख दिया जाता है तो उसमें पुष्पन फिर से शुरू हो जाता है। अगर इसी प्रकार देखेंगे तो लंबे दिन वाली जो पादप है उसकी अवस्था को रोक देता है, अंधकार अवस्था को। तो ये पुष्पन क्रिया होती है। यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटे दिन वाले जो पादप होते हैं उसमें पुष्पन की क्रिया का रुकना व लंबे दिन वाले पादप में पुष्पन की क्रिया का जारी रखना प्रोटीन युक्त वर्णक के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं। तथा बार्थविक एवं हेनड्रिक ने नाम दिया था। बटलर एवं के सहयोगियों ने इसे क्या बोला, कॉर्न शिशुपात से पृथक किया। फाइटोक्रोम प्रोटीन युक्त क्रोमेटोफोर होता है तथा क्रोमेटोफोर एवं प्रोटीन का बना होता है। इसका क्रोमेटोफोर हिस्सा जो होता है टेट्रापायरोल यौगिक का खुला चैन होता है। इसकी आधारभूत जो संरचना होती है वो 6 फाइकोसाइनिन वर्णक की तरह होती है। क्रोमेटोफोर भाग जो होता है वो प्रोटीन वाले भाग से घिरा होता है। फाइटोक्रोम वर्णक जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकारों में पाए जाते हैं। पहला है लाल फाइटोक्रोम या पी स्वरूप, रेड फाइटोक्रोम बोलते हैं। यह लाल प्रकाश जो होता है तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला होता है। यह 660 nm तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। यह रंग में नीला हरा हो सकता है। फिर है दूरस्थ लाल फाइटोक्रोम या पी स्वरूप। यह क्या होता है, फाइटोक्रोम का यह स्वरूप 430 तरंग दैर्ध्य वाला दूरस्थ लाल प्रकाश जो होता है उसको अवशोषित करने वाला होता है। यह हल्का हरे रंग का होता है। फाइटोक्रोम का उपयुक्त वर्णित दोनों रूप में क्या होता है, दोनों स्वरूप में आपस में अंतः परिवर्तनीय इंटरकन्वर्जेबल होता है। इसका जो मानना है कि जैविकीय रूप से सक्रिय जो फाइटोक्रोम है उससे होने वाले यौगिक होते हैं, अर्थात अज्ञात यौगिक की प्रकृति को उद्दीपित करने का कार्य करती है।
फाइटोक्रोम की सक्रिय क्रियाशीलता की प्रक्रिया। अनेक वैज्ञानिकों जैसे कि ब्रिजेस एवं उनके सहयोगियों ने बताया कि जहां फाइटोक्रोम है वहां स्वयं यह अक्रिय होता है ना। और क्या कहता है, इसकी क्रिया के लिए हर्टमैन ने एक फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया। इसमें क्या कहता है, जो डार्क रिवर्जन होता है, देखो रेड लाइट अगर 660 nm वाला होता है तो उसमें, और ये फॉर रेड लाइट के लिए, पास वाले रेड लाइट के लिए इसमें क्या होता है, डार्क रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा। जैविकीय रूप से सक्रिय फाइटोक्रोम का स्वरूप जो होता है वो अज्ञात यौगिक से क्रिया करके उत्पन्न होने वाला होता है। अज्ञात यौगिक की प्रकृति जो होती है वो फाइटोक्रोम द्वारा संपादित होने वाली विशिष्ट जैविकीय क्रिया को उद्दीपित करती है। फाइटोक्रोम क्रियाशीलता की प्रक्रिया। इसकी क्रियाशीलता का क्या है कि ये फाइटोक्रोम अज्ञात यौगिक के साथ क्रिया करता है और यौगिक होता है। ठीक है, उत्पन्न होने वाला यौगिक होता है। अज्ञात यौगिक की प्रकृति ही फाइटोक्रोम द्वारा संपादित होने वाली विशिष्ट जैविक प्रक्रिया को उद्दीपित करने का कार्य करता है। फाइटोक्रोम के कार्य, यह तना, पत्ती आदि पौधों के भागों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। जीवों के अंकुरण को बीजों का अंकुरण होता है उसको नियंत्रित करता है। पौधे के शरीर के विभिन्न प्रकीर्णक को नियंत्रित करता है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं। पुष्पन की क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रोटीन व डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है। हरित लवकों के विकास में सहायता करता है। परागकणों के अंकुरण में सहायता करता है। छुई मुई तथा कई दूसरे पादपों की गति को नियंत्रित करता है। जड़ बल्ब के विकास में मदद करता है। जल एवं अन्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण में पादप की मदद करता है। दीप्तिकालिता, फोटो पीरियडिज्म। फोटोज का मतलब होता है प्रकाश, पीरियड्स का मतलब होता है समयकाल। ठीक है, पीरियड्स का मतलब होता है समयकाल, प्रकाश का समयकाल। पुष्पन की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करता है। किसी भी पौधे में दिवस अवधि के एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। जो दिवस की लंबाई बढ़ाने वाली होती है उसके लिए एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है, निश्चित दिवस अवधि। उसके बाद अगर पूरे दिन उसको समय मिलता है, उसको पूरा दिन जो होता है अच्छे से उसको मिलता है प्रकाश, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी पादप के लिए। अगर अंधकार अवस्था देखेंगे तो यह भी निर्धारित होता है। दोनों अवस्थाएं अपने एकांतर क्रम में उपस्थिति के फलस्वरूप पुष्पन को अभिप्रेरित करती है। ठीक है, जैसे कि दिन का समय भी जरूरी है और रात का समय भी, दोनों एकांतर क्रम में चलती है, 1 by 1, एक के बाद एक आता है। ठीक है, पुष्पन के लिए क्रिया के लिए आवश्यक प्रकार की समयावधि अथवा दिन में रात जो होता है वो अपेक्षित समयावधि को पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक है, उसे क्या बोलते हैं, दीप्तिकाल कहकर सूचित किया जाता है। तथा वह क्रिया जिसके कारण प्रकाश व अंधकार अंतरालों के अनुक्रिया के फलस्वरूप पौधों में पुष्पन का प्रारंभ होता है, प्रकाशकालिता या दीप्तिकालिता कहलाती है। गर्नियर एवं एलॉर्ड ने सोयाबीन की विलासकी तथा तंबाकू के मैरीलैंड मेमोथ प्रजाति पर किए प्रयोग से बताया कि यह जो है इसकी कायिक वृद्धि जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में पुष्प उत्पन्न नहीं कर पाती, लेकिन इनकी प्रजातियों शीत ऋतु में ग्रीन हाउस में उगाने पर पुष्पन एवं फलन होता है। इस प्रयोग के आधार पर पता चला कि प्रकाश कालों में पुष्पन को अपरिपेक्ष अध्ययन किया तथा पाया कि पुष्पन के लिए क्या होता है, दिवस जो अवधि होती है वह आवश्यक होती है। पुष्पन आवश्यक दिवस अवधि के लिए इन वैज्ञानिकों ने फोटो पीरियड तथा पुष्पन का अभिप्रेरण करने वाली इस क्रिया के लिए दीप्तिकालिता नाम दिया। देखो ये होता है क्रिटिकल पीरियड, शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए बता रहे हैं ना। ये होता है लाइट पीरियड। ठीक है, ये फ्लोरिंग रिस्पॉन्स है इसका, किसमें कम और किसमें ज़्यादा होता है। पुष्पन में अंधकार अंतराल का महत्व। नेक्स्ट है आपका क्रांतिक अवधि। अंधकार की वह अवधि जिसमें दिवसीय एवं दीर्घ दिवसीय पौधों में लघु पुष्पन हो पाती है, अर्थात कम अंधकार अवधि होने के कारण क्या होता है, दीर्घ दिवसीय पौधों में उससे अधिक अंधकार अवधि होने पर लघु दिवसीय पौधों में पुष्पन की क्रिया होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवधि कहते हैं। दिवस अंतराल तथा अंधकार अवधि का क्रांतिक अवधि के परिप्रेक्ष्य में पुष्पन पे पड़ने वाले प्रभाव को क्या करते हैं, देखते हैं। इसको इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं ना। दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। प्रकाश तथा दीप्तिकालिता का जो अंतराल होता है वो पुष्पन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है लघु दिवसीय पौधे। लघु दिवसीय पौधे ऐसे होते हैं जो क्रांतिक अवधि की तुलना में प्रकाश अवधि में उपस्थित जो पुष्पन को होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, उन्हें लघु दिवसीय पौधे या अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे या लंबी रात्रि वाले पौधे कहते हैं। उदाहरण है तंबाकू, सोयाबीन, जैंथियम, डहलिया, गुलदाउदी, धान, चिनोपोडियम आदि। फिर है दूसरा आपका दीर्घ दिवसीय पौधे। ऐसे पौधे जिनके लिए क्रांतिक अवधि जो होता है वो प्रकाश काल का पुष्पन चाहिए। ठीक है, ये दीर्घ दिवसीय पौधे जो होते हैं दीर्घ प्रतिदीप्ति काल पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे को लंबी दिन वाली पौधे तथा लघु अवधि वाले रात तो पुष्पन को अभिप्रेरित करते हैं। उदाहरण है पालक, चुकंदर, गेहूं, मूली, सलाद,
अल्फा अल्फा, हैंडबैन, लार्कस्पर आदि। दिवस निरपेक्ष पौधे, ऐसे पौधे जो अपने वृद्धि के लिए पूर्ण होने के बाद पुष्पित होने लगते हैं, अर्थात जिन्हें पुष्पन के लिए किसी विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती तथा वे किसी भी प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, दिवस निरपेक्ष कहलाते हैं। उदाहरण है मक्का, टमाटर, कपास, सूर्यमुखी, खीरा आदि। गार्नर एवं एलॉर्ड ने उपयुक्त वर्णित जिन 3 प्रकार के पौधों को समूहीकृत किया, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पौधों को दीप्तिकालिता तथा पुष्पन के परिप्रेक्ष्य में 3 अन्य समूहों अर्थात कुल 6 समूहों में विभक्त किया जाना उचित माना, जो निम्नांकित है। मध्यस्थ पौधे, ऐसे पौधे जो प्रकाश काल के लिए एक निश्चित अवधि में ही खिलते हैं, जो प्रकाश काल का जो निश्चित अवधि होता है उसी में ही खिलते हैं, जैसे कि 12 से 15 आवर लेता है, घंटा लेता है तब, तथा उससे कम अधिक होने पर अपुष्पित रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मध्यस्थ पौधे कहते हैं। उदाहरण आपका केनिया, फेसियोलस, एंड्रोपोगान, फक्टस आदि। लघु दीर्घ दिवसीय पौधे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए कुछ लघु दिवस उसके बाद दीर्घ दिवस की आवश्यकता होती है, उसको लघु दीर्घ दिवसीय कहते हैं। उदाहरण है आपका चांदनी, साराद्राई आदि। दीर्घ लघु दिवसीय पौधे, ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए कुछ दीर्घ दिवसों के पश्चात लघु दिवसों की आवश्यकता होती है, उसे दीर्घ लघु दिवसीय पौधे कहते हैं। उदाहरण है ब्रायोफाइलम और रात रानी। फिर प्रकाश उद्दीपकों का ग्रहण तथा पुष्पन का प्रारंभ। प्रकाश उद्दीपकों का जो ग्रहण होता है ना, प्रिसेप्शन ऑफ लाइट्स, स्टिमुलेशन एंड इनिशिएशन ऑफ फ्लोरिंग। जैंथियम एवं अन्य पौधे पर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि पत्ती का वह मुख्य स्थल है जहां पुष्पन हेतु प्रकाश उद्दीपक का अवशोषण होता है। जैंथियम और अन्य पौधे में देखेंगे तो इनमें यह सिद्ध होता है कि जो पत्ती का जो मुख्य स्थल होता है जहां पुष्पन हेतु प्रकाश उद्दीपक का अवशोषण होता है, तथा पत्तियों में ही पुष्पीय हार्मोन फ्लोरिजेन संश्लेषित होता है। यह पुष्पीय हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान को संवाहित भी होते हैं। जैंथियम पौधों के सभी पत्तियों को हटा देने के बाद जब उसे उपयुक्त मात्रा में लघु दिवसीय प्रकाश दिया तो पुष्पन नहीं हुआ। सभी जो पत्तियां हैं या केवल एक पत्ती रहने पर यदि उपयुक्त प्रकाश दिया गया तो सभी पत्तियों के कक्ष स्थल में कलिकाएं जो हैं उत्पन्न हुई या पुष्प बने। सभी पत्तियों में पत्तियां विहीन स्थिति में दीर्घ दिवसीय प्रकाश दिया गया तो पुष्पन का अभिप्रेरण नहीं हुआ। अनेक पत्ती युक्त पौधों के केवल एक पत्ती में लघु दिवसीय प्रकाश तथा सभी पत्तियों को दीर्घ दिवसीय प्रकाश देने के बाद भी सभी पत्तियों के कक्ष में पुष्प उत्पन्न हुए। जब किसी जैंथियम के पौधे को किसी शाखा के प्रेरण चक्र द्वारा उद्दीपित करने के पश्चात किसी अन्य पौधे की शाखा के साथ ग्राफ्टिन अर्थात रोपण से जोड़ दिया तो पुष्पीय उद्दीपन का दूसरे पौधे में भी स्थानांतरण हो गया। क्या किया कि जब जैंथियम के जो पौधे थे उसका कोई शाखा को तोड़ दिए, ठीक है, ये प्रयोग है, इसको किसी शाखा को तोड़ लिए, उसके बाद क्या किया, उसको उद्दीपित करने वाले दूसरे पौधे के साथ जोड़ दिया, तो जो दूसरा पौधा है उसमें भी ये उद्दीपित होना दिखाई देगा। या फिर रोपण शाखा के साथ ग्राफ्टिन अर्थात रोपण द्वारा जोड़ दिया तो पुष्पीय उद्दीपक जो होगा उसमें भी स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। ये है प्रयोग। अगर विवरण जो पढ़े उसमें बताया कि पत्तियों द्वारा सही प्रकाश उद्दीपकों को ग्रहण करने पर पुष्पन की प्रक्रिया होती है, मतलब जो पत्तियां होती है अगर उसमें सही प्रकाश आके अवशोषित हो जाता है तो पुष्पन की क्रिया जो होगी वो आसानी से होगी। पत्ती विहीन स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्ती नहीं होगी तो क्या होगा, ग्राफ्टिंग में होगा उद्दीपक का स्थानांतरण, ठीक है, अर्थात पत्ती उद्दीपक ग्रहण करते हैं तथा उद्दीपन के कारण संश्लेषित होने वाले पुष्पीय हार्मोन एक स्थल से दूसरे स्थल पर संवाहित होते हैं। पुष्पन के क्रम में संभावित अवस्थाओं को अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि वृद्धि के लिए पुष्पन के लिए परिपक्वता, प्रकाश का अंतर्ग्रहण। प्रकाश के अंतर्ग्रहण से क्या होगा, उपापचयिक परिवर्तन होता है, फिर पुष्पीय उद्दीपक का बनना होता है, पुष्पीय उद्दीपक के बनने के बाद उसका प्ररोहाग्र होता है, प्ररोहाग्र तक संवहन होता है, फिर वर्धी प्ररोह शीर्ष का प्रजनन एवं प्ररोह शीर्ष में बदलना होता है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद आपका पुष्पीय आधक का आबंजन होता है और कली, पुष्प तथा फल का निर्माण होता है। पुष्पन के क्रम में होने वाली ये जो क्रिया है उसका सारांश है, इसको आप याद कर लेंगे। दीप्ति कालिता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें है सबसे पहला आपका प्रकाश अवधि। हम लोगों ने सब पुष्पन के लिए जितने भी चीज़ें पढ़े उसमें प्रकाश अवधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये कारक जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसको प्रभावित करने के लिए। तो उपयुक्त जो प्रकाश होते हैं और अंधकार जो होती है वो उनका होना आवश्यक होता है पुष्पन के लिए। यदि अंधकार के अवधि अंतराल को प्रकाश की चमक द्वारा बाधित कर दिया जाए तो पुष्पन नहीं होता। फिर है प्रास गुणता, लाइट क्वालिटी। हरा प्रकाश पुष्पन का अभिप्रेरण नहीं कर पाता है, नीला प्रकाश जो होता है वो अल्प पुष्पन का कारक है, लाल प्रकाश ही पुष्पन के लिए सर्वाधिक है। फिर है प्रकाश तरंग दैर्ध्य। लाल वर्ण क्रम वाले प्रकाश पुष्पन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। दोनों प्रकार अर्थात लघु तरंग दैर्ध्य तथा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रभाव दीर्घ दिवसीय पौधे तथा लघु दिवसीय पौधे पर समान रूप से पड़ता है।
जब लाल प्रकाश फाइटोक्रोम नामक वर्णक द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो लाल प्रकाश होता है वो फाइटोक्रोम के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, तो यह PR तथा PFR रूपों में होता है। यह PR जो होता है 660 nm तरंग दैर्ध्य वाले लाल प्रकाश को ग्रहण करता है, तथा जो PR रूप होता है वो 730 तरंग दैर्ध्य वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। PR रूप जो होता है वो नीले हरे रंग का वर्णक होता है, जबकि PFR जो होता है वो हल्के हरे रंग का होता है। दिन में फाइटोक्रोम FPR रूप में होते हैं तथा रात के आगमन तक रूपांतरित होकर PFR रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। PFR जो होता है जैविक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं तथा फ्लोरोजिन के संश्लेषण को उद्दीपित करती हैं। फिर है नेक्स्ट आपका टॉपिक प्रकाश तीव्रता। प्रकाश तीव्रता जो होता है वो पुष्पन पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तापमान अगर देखेंगे तो 25 से 35 सेंटीग्रेड का जो तापक्रम होता है वो पुष्पन के लिए सबसे ज़्यादा एक्चुअल जो परमानेंट आदर्श जो तापमान होगा वो कहला सकता है। आधारीय माध्यम सांद्रता, कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा बनना पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। दीप्तिकालिता जो होती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में निरुद्ध हो जाती है। दीप्तिकालिता का महत्व, इसके लिए प्रकाश अवधि का ज्ञान होना, परकंद, सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद आदि वाले फसलों की मात्रा। ऐसे फसलों को कायिक अवस्था में रखकर बढ़ाया जा सकता है। कायिक फसल को अधिक अवधि तक वृद्धि अवस्था में रखा जा सकता है। ताप, प्रकाश और परिवर्तित करके 1 वर्षीय पौधों को साल भर या 3 बार उगाया जा सकता है, तथा इसी प्रकार द्विवर्षीय पौधे को 1 वर्षीय के रूप में भी वृद्धि कर सकते हैं। प्रकाश चक्र के सही अभिप्रेरण से बहुवर्षीय पौधे में वर्ष भर पुष्पन कराया जा सकता है। पादप अभिजनक द्वारा कृत्रिम रूप से अभिप्रेरित पुष्पन के कारण अंतरजातीय संकरण कराया जा सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक बीज प्रसुप्ति। बीज जो है वो शैशव पादप बेबी प्लांट का आश्रय स्थल होता है। यह वृद्धिशील भ्रूण को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और आवश्यकता अनुसार पोषण पदार्थों को उपलब्ध कराता है। सामान्यतः बीज जो होता है वो अपने मातृ पौधे से बनकर अलग हुआ होता है, उसके पश्चात अंकुरित होता है। ये लवणोद्भिद बीज जो होता है मातृ पौधे से लगे रहने के क्रम में भी अंकुरित हो सकता है। ठीक है, कुछ पौधों में अपने निर्माण के पश्चात जब कभी नमी के संपर्क में आते हैं तो अंकुरण का प्रदर्शन करने लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बीज होते हैं वो अलग होने के बाद ही अंकुरण का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बीज को क्या बोलते हैं, प्रसुप्त बीज कहते हैं। अस्थायी रूप से अंकुरण जो होता है निरोधित करने का काल प्रसुप्ति अंतराल तथा अवस्था प्रसुप्तावस्था के नाम से जाना जाता है। तकनीकी और परिभाषिक रूप से देखेंगे तो समस्त अनुकूल परिस्थितियों के होने के पश्चात कुछ भी आंतरिक कारक अथवा पारिस्थितिक कारकों के कारण बीजों के तत्काल अंकुरित नहीं होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सुसुप्तावस्था या बीज प्रसुप्तावस्था या अथवा बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज प्रसुप्ति जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है बीज कवच प्रसुप्ति तथा भ्रूण प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति के कारण क्या होता है कि प्रसुप्तावस्था जो होता है वो उनके आंतरिक कारकों से हो सकता है तो वातावरण के प्रतिकूल कारकों से होता है। पहली स्थिति प्राकृतिक या जन्मजात प्रसुप्तावस्था होती है तथा दूसरी स्थिति जो होती है उसको अधोरोपित प्रसुप्ति कहते हैं। प्रसुप्ति के कारण क्या होता है, बीज प्रसुप्ति का कारण कौन कौन सा हो सकता है कि बीज के बीज कवच का अत्यंत कठोर तथा पानी और ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होना। बीज कवच जो होता है सीड कोट यांत्रिक रूप से प्रतिरोधी होता है, भ्रूण के विस्तार के भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। बीज के अंदर अपरिपक्व भ्रूण का होना। बीज अंकुरण के प्रकाश संवेदी अंग होता है। बीज में आफ्टर राइपनिंग अर्थात शुष्क तापमान की आवश्यकता की स्थिति के पश्चात ही अंकुरण का क्षमता पाया जाता है। बीज में अंकुरण निरोधक पदार्थ की उपस्थिति होती है और अंकुरण से पहले निम्न ताप उपचारण की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बीज प्रसुप्ति के साथ ही हमारा ये वाला जो लेसन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही अगले लेसन के लिए सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।